नमस्कार। भारत की नदियों को सिर्फ बहता हुआ पानी समझना सही नहीं होगा। असल में ये वो कलाकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों सालों में हमारे देश के नक्शे को गढ़ा है, पहाड़ों को काटा है और मैदानों को बनाया है। तो आज हम इन्हीं जीवन रेखाओं के सफर पर निकलेंगे, उनके जन्म से लेकर समुद्र में विलीन होने तक की पूरी कहानी समझेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो इतनी बड़ी और गहरी घाटी दिख रही है, इसे किसी मशीन या औजार ने नहीं खोदा है। नहीं, इसे तराशा है सिर्फ पानी ने। सोचकर ही हैरानी होती है ना कि हजारों साल तक लगातार बहती हुई एक नदी की शक्ति का ये कितना जबरदस्त नमूना है। इससे पता चलता है कि पानी की एक एक बूंद में कितनी ताकत छिपी होती है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह प्रणाली आखिर होती क्या है। फिर हम भारत की दो तरह की नदियों के बीच के बड़े अंतर को जानेंगे, एक जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती हैं और दूसरी जो दक्षिण के पठारों से। इसके बाद हम कुछ विशाल नदियों की कहानी में गहरे उतरेंगे और आखिर में भारत की खूबसूरत झीलों की दुनिया की भी सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सीधे नदियों में गोता लगाएं, एक बहुत जरूरी शब्द को समझना होगा। वो है अपवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम। भाई आखिर ये है क्या भला? देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन वो पूरा का पूरा इलाका होता है जहां का सारा पानी, मतलब हर छोटी बड़ी धारा का पानी, बहकर एक मुख्य नदी में आ मिलता है। इसे एक तरह से नदी का अपना साम्राज्य कह सकते हैं, जहां उसी का राज चलता है। अच्छा, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भारत में मोटे तौर पर दो तरह की नदियां हैं। एक वो जो महान हिमालय से जन्म लेती हैं और दूसरी वो जो भारत के पुराने प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। और इनके भूगोल ने, इनके आसपास के माहौल ने इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना दिया है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जो हिमालय की नदियां हैं ना, उनके पास पानी के कह सकते हैं दो स्रोत हैं, एक तो बारिश और दूसरा पिघलते हुए ग्लेशियर्स। इसीलिए तो ये साल के 12 महीने बहती हैं, मतलब 12 मासी हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर ही टिकी हैं। अब बारिश होगी तो पानी होगा, इसीलिए वो मौसमी कहलाती हैं। और बस यही वजह है कि हिमालय की नदियां कहीं ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं और अपने रास्ते में गहरी गहरी घाटियां भी बनाती चली जाती हैं। चलिए अपनी यात्रा उत्तर भारत से शुरू करते हैं। वो जगह है जहां हिमालय में जन्मी विशाल नदी प्रणालियां बहती हैं। ये नदियां सचमुच में उत्तर भारत की लाइफलाइन हैं, यानी जीवन रेखाएं। हिमालय से निकली किसी भी नदी का जीवन इंसानों की तरह ही 3 चरणों में बटा होता है। अपनी युवावस्था में पहाड़ों पर इसका बहाव इतना तेज होता है कि यह चट्टानों को काटकर गहरी घाटियां यानी गॉर्ज बना देती है। फिर जब यह मैदानों में पहुंचती है तो इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और यह सांप की तरह बलका कर चलती है, जिसे विसर्प कहते हैं। और आखिर में अपनी वृद्धावस्था में समुद्र से मिलने से ठीक पहले ये बिल्कुल सुस्त हो जाती है और अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी, सारी गाद जमा कर देती है, जिससे विशाल डेल्टा बनते हैं। तो मिलते हैं हमारे पहले दिग्गज से, सिंधु नदी। इसका जन्म होता है तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास और वहां से ये लद्दाख के रास्ते भारत में दाखिल होती है, जहां ये एक बहुत ही शानदार और देखने लायक गॉर्ज बनाती है। सिंधु नदी का आकार वाकई हैरान करने वाला है। इसकी लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। जास्कर और नुब्रा जैसी कई सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं। और हाँ, इसका पानी इतना जरूरी है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता भी हुआ था, जिसके तहत भारत इसके कुल पानी का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी गंगा की। दिलचस्प बात यह है कि गंगा का जन्म किसी एक स्रोत से नहीं होता, बल्कि देवप्रयाग में जब दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं, तब उस संगम से जो धारा बनती है उसे हम गंगा कहते हैं। और इसकी द्रोणी, मतलब इसका बेसिन, इतना विशाल है कि ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीवन देता है। और गंगा नदी प्रणाली की लंबाई 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशाल दूरी का प्रतीक है जो ये नदी पहाड़ों से लेकर समंदर तक तय करती है और अपने रास्ते में करोड़ों लोगों का भरण पोषण करती है। और अपने सफर के बिल्कुल आखिर में गंगा एक और महान नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और ये दोनों मिलकर बनाती हैं
दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ये रॉयल बंगाल टाइगर का मशहूर घर भी है। और अब उत्तर की तीसरे और आखिरी दिग्गज से मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसे त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय के साथ साथ बहती है और फिर नामचा बारवा शिखर के पास से एक जबरदस्त यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल होती है। इसका भारत में प्रवेश बड़ा ही नाटकीय है। चलिए अब अपना रुख दक्षिण की ओर करते हैं और भारत के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को देखते हैं। एक बात तो तय है, ये नदियां हिमालय की नदियों से मिजाज और व्यवहार में बहुत अलग हैं। यहाँ का बॉस है पश्चिमी घाट। ये एक वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक का काम करता है। मतलब ये तय करता है कि नदी किस तरफ बहेगी, पश्चिम या पूर्व। नर्मदा और तापी जैसी कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं और ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं, जहां नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी में घुल मिल जाता है। वहीं महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। अच्छा, अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी सबसे लंबी है, लगभग 1500 किलोमीटर। अपने विशाल आकार और महत्व के कारण इसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। वहीं कावेरी नदी अपने बहुत ही खूबसूरत शिव समुद्रम झरने के लिए मशहूर है। तो भले ही ये नदियां हिमालय की नदियों जितनी लंबी ना हों, पर दक्षिण भारत के लिए इनकी अहमियत किसी भी तरह से कम नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ बहते पानी यानी नदियों की बात की, पर भारत की पानी की कहानी रुके हुए पानी यानी झीलों के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए अब भारत की शांत और खूबसूरत झीलों की दुनिया में चलते हैं। ये है मणिपुर की बेहद खूबसूरत लोकटक झील। भारत में ऐसी हजारों झीलें हैं जो न सिर्फ देखने में सुंदर हैं और पर्यटन के लिए जरूरी हैं, बल्कि वहां के पर्यावरण और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। भारत में झीलें कई अलग अलग तरीकों से बनती हैं। हिमालय में जब ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटते हैं तो उनकी जगह पर झीलें बन जाती हैं। मैदानों में जब कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है तो उसका पुराना मुड़ा हुआ हिस्सा एक झील की शक्ल ले लेता है, जिसे गोखुर या ऑक्सबो लेक कहते हैं। समुद्र तट पर रेत के टीले पानी को घेरकर लैगून बना देते हैं, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील। और हाँ, हम इंसान भी तो नदियों पर बांध बनाकर बड़ी बड़ी झीलें बना देते हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर। और अब एक आंकड़ा जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारी पूरी पृथ्वी पर जितना भी पानी मौजूद है उसमें से सिर्फ 3% ही मीठा पानी है, यानी पीने लायक। सिर्फ 3%, और उस 3% का भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में जमा हुआ है। तो जिस पानी पर हम सब निर्भर हैं वो असल में बहुत ही कम है। भारत की नदियों ने हमेशा हमारी सभ्यता को पाला पोसा है, हमारे इतिहास को दिशा दी है। उन्होंने हमारे अतीत को गढ़ा है। अब सवाल ये उठता है कि हम आने वाले समय में इन जीवन देने वाली नदियों के भविष्य को कैसे गढ़ेंगे। ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।